स्वागत है आप सभी लोगों का द चैंपियंस के यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप भी चैंपियन बनना चाहते हैं, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन फॉर LPCPT2 एग्जाम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर हाइड है, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है। तो आइए यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ से हम लेकर 51 क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटर में एकक शक्ति गुणक यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर अभिक्रिया जो है, आर्मेचर रिएक्शन होता है, क्या होता है दोस्तों? तो विरूपण होता है। क्या होता है? विरूपण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 देखते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको हर एक टॉपिक यहाँ से क्लियर करता चलूंगा, एक एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे हम कि निम्न में से अग्नि नलिका यानी कि फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। फायर ट्यूब बॉयलर में दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो है जो आग होता है ना वो नली के अंदर, ठीक है ना, वो नली के अंदर रहता है। और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि ट्यूब के अंदर जो है वो पानी रहता है और बाहर बाहर आग रहता है। लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि अंदर आग रहता है और उसके बाहर बाहर पानी रहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अग्नि नलिका यानी कि फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में जल नलिका बॉयलर का एक वैध लाभ नहीं है, यानी कि फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में वाटर ट्यूब बॉयलर का एक लाभ नहीं है। तो कौन सा इसमें से लाभ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, निर्माण और डिजाइन आसान है, ठीक है। तो ये एक जो है ये जल नलिका बॉयलर का लाभ नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बंद कुंडलियों वाली दिक परिवर्तक मशीनों में शीर्ष कुंडली भुजा डैश और नीचे के कुंडली भुजा डैश संख्या में होते हैं। तो दोस्तों बंद कुंडलियों वाली दिक परिवर्तक मशीनों में शीर्ष कुंडली भुजा विषम और नीचे के कुंडली भुजा सम संख्या में होते हैं। ऊपर वाले विषम होते हैं और नीचे वाले जो है वो सम संख्या में होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। पसंद नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा, बस। और क्या, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्राचल यानी कि किस पैरामीटर का मान अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर और सेतु दिष्टकारी यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में समान होता है? यानी कि कौन सा इसमें से पैरामीटर है जिसका जो है मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में भी और ब्रिज रेक्टिफायर में भी उसका वैल्यू हमेशा समान होता है? तो कौन सा है वो है शिखर प्रतीप वोल्टता यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज, ये समान होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि 400 ओम प्रतिकर्ष प्रतिबाधा की एक शिरोपणि संचरण लाइन 40 ओम प्रतिकर्ष प्रतिबाधा की एक भूमिगत लाइन में इंटरकैट टर्मिनेटेड है, ठीक है। लाइन और तार की संधि पर प्रगामी तरंग के लिए परावर्तन गुणांक यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें क्या करना है, देखिए 0.82 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, 0.82 आएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि तुल्यकालिक संधारित्र होता है तो क्या होता है? ये एक होता है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है। तुल्यकालिक जो संधारित्र होता है एक अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर को ही हम कहते हैं क्या है? तुल्यकालिक संधारित्र कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे इस भी नहीं दिखा रहा है प्रश्न। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन दोस्तों क्या है कि यह स्वप्रवर्तन नहीं है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सेल्फ स्टार्ट होता है, इसलिए जो ये कथन कर रहा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्टार डेल्टा प्रवर्तक का प्रयोग सामान्यतः निर्धार के मोटरों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 20 HP से अधिक निर्धार के मोटरों में किया जाता है, यानी कि अगर उसकी क्षमता 20 हार्स पावर से अधिक है तब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग कैसे चालन हेतु नहीं किया जाना चाहिए? तो डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग अपकेंद्री पंप चालन हेतु नहीं किया जाना चाहिए। कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग? विद्युत लोकोमोटिव, ट्राली और क्रेन के उपयोग में हम कर सकते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं? डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर 2 परत लैप कुंडलन है जो 6 चालक प्रति स्लॉट के साथ 72 स्लॉट में रखा गया है। आर्मेचर के लिए आवश्यक न्यूनतम दिक परिवर्तक बार यानी कम्यूटेटर बार्स की संख्या ज्ञात करिए दोस्तों। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 216 होगा, ठीक है ना। 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? तो देखिए क्या कह रहा है कि 6 चालक हैं और प्रति स्लॉट और 72 स्लॉट रखा गया दोस्तों, और दो परत है, ठीक है ना। तो 2 परत है तो 72 स्लॉट में हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 36 और 36 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 216, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का प्रयोग हम भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं करते हैं, लेकिन ढलवा लोहा, जस्तेदार इस्पात और तांबा का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है ना, करते भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, जिसमें एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृत होती है, तो उसको हम कहते हैं बैक पिच या पंक्ति अंतराल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करें, यानी कि आपको यल का मान निकालना है, जिसमें 0.2 एम्पियर की धारा 0.4 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से बहती है, जो 0.4 वाट का शक्ति प्रवाह दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि आपको आई का मान दिया है, ठीक है, विद्युत धारा जो है समय का भी मान दिया है, 0.4 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से बहती है दोस्तों, और 0.4 वाट की शक्ति प्रवाह दर्शाती है, ठीक है। तो अब प्रेरकत्व का जो फार्मूला है दोस्तों उसको हम लगाएंगे तो 5 हेनरी इसका आएगा, ठीक है। अब मैं इस पर लिख कर तो आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो अगर कुछ लिखने होता तो मैं आपको लिख कर बताता था, ठीक है ना। देखिए अभी इसको नहीं, यहाँ पर जो है ये भी देखिए फ्रेंड्स, एक 3 का 4 पोल 50 प्रेरण मोटर 440 आरपीएम पर 48 वाट विकसित करता है। यदि स्टेटर हानि 320 वाट हो तो स्टेटर इनपुट ज्ञात करें, तो 5320 वाट जो है इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 4800 से अधिक ही रहेगा, तो ए और बी तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचा 5320 और 5120, तो इसमें से सॉल्व करेंगे दोस्तों स्टेटर इनपुट, तो 5120 आएगा, ठीक है। चलिए हम देखेंगे न्यूमेरिकल को, मतलब बस न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे, बाकी सब जो है हम देख लेंगे, ठीक है। गुच्छित चालक के उपचालक के एक दूसरे से कितने की दूरी द्वारा जो है युक्त होते हैं, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी द्वारा वियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में से यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट विशेषता क्या है, तो ऑप्शन डी, उच्चतम आउटपुट किलोवाट पर केजी अनुपात, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी जनरेटर के मामले में घूर्णात्मक हानियों में शामिल है, क्या शामिल है, तो ऑप्शन डी, चुंबकीय हानियां और यांत्रिक हानियां शामिल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि निम्न कारकों में से कौन किसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टता में कमी का कारण नहीं बनता है, तो ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिघात, ये जो है किसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टता में कमी का कारण नहीं बनता है। अगला प्रश्न है कि यदि डीसी शंट मोटर पर भार बढ़ जाए तो गति में कमी का प्राथमिक कारण क्या होगा दोस्तों, तो यह जो है पश्च ईएमएफ में कमी आएगी, ठीक है, पश्च ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ में कमी आएगी। याद रखिएगा कि यदि किसी डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ा दिया जाए तो गति में कमी का जो प्राथमिक कारण होगा वो बैक ईएमएफ में कमी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहे कि प्रतिष्ठम्भ मोटर में यानी कि रिलक्टेंस मोटर में प्रतिष्ठम्भ बलाघूर्ण कोण के बढ़ने पर बढ़ता है, और क्या कर रहा है कि बलाघूर्ण कोण पर जो है प्रतिष्ठम्भ बलाघूर्ण अधिकतम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है, चलिए इसको क्या बताएं, ये भी आप देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। कुंडली में यदि कुंडली विस्तृत यानी कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर हो तो इसे हम क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं फुल पिच कॉइल, तो पूर्ण अंतराल कुंडली कहा जाता है। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 वोल्ट आएगा, ठीक है। निम्न विकल्पों में से कौन भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है, तो ऑप्शन ए, निम्न लागत, क्योंकि दोस्तों भूमिगत तारों को बिछाने के लिए बहुत ही अधिक लागत की आवश्यकता होती है, तो ये ऑप्शन ए का रहा है कि निम्न लागत, तो ये गलत बात है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाला ही गलत हो जाएगा। ये भी देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षरण धारा से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठम्भ के अन्योन्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी, चुंबक व्याप्यता यानी कि परमियंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि श्रेणी आरएलसी परिपथ की वरण क्षमता को किसके अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, बैंडविड्थ के लिए अनुनाद आवृत्ति के अनुपात द्वारा जो है परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ कंडक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन, तो ऑप्शन सी, एसीएसआर कंडक्टर। एसीएसआर का जो है फुल फॉर्म में पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, एल्युमिनियम कंडक्टर थोड़ा सा स्टील रेनफोर्स्ड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मोटर का उपयोग सामान्य अभ्यास में न करके केवल प्रयोगात्मक और अनुसंधान कार्य में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, विभेदी यौगिक डीसी मोटर यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का प्रयोग हम केवल प्रयोगात्मक और अनुसंधान कार्य में करते हैं, ठीक है ना, सामान्य अभ्यास में नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय परिपथ में चुंबक व्याप्यता यानी परमियंस विद्युत परिपथ में किसके अनुरूप होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, चालकता यानी कि कंडक्टेंस के जो है अनुरूप होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अक्षिप्ति प्रतिरोध यानी कि डार्क रेजिस्टेंस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी, फोटो डायोड से संबंधित है डार्क रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए लगभग 0.95 पश्चगामी होगा दोस्तों। अगर शुद्ध जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी जो द्वितीयक है वो शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा है, तब जो प्राथमिक पक्ष का जो शक्ति गुणांक होगा वो 0.95 पश्चगामी होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता एकक से थोड़ी अधिक होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो है अपेक्षिक चुंबकशीलता एकक यानी कि यूनिटी से थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चालकों के बंडलन से प्रेरकत्व में, याद रखिएगा मैं आंसर से लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो चालकों के बंडलन से प्रेरकत्व में कमी और धारिता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा यानी कि सर्ज इम्पीडेंस में कमी आती है। ठीक है ना, फिर से बात सुन लीजिए, इसको मतलब सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, कि चालकों के बंडलन से, ठीक है, प्रेरकत्व में कमी आती है लेकिन धारिता में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सर्ज इम्पीडेंस में कमी आती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये तो न्यूमेरिकल है, इसको अब इसका देखिए ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा है इसका। ठीक है, और ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल, ये ब्रश इसका क्या पूछा है कि ईएमएफ का मान पूछा है दोस्तों। इसका फार्मूला है Np5Z/60 एस लगाएंगे इसको तो आ जाएगा 214 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर में तुल्यकालिक प्रतिघात होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्षरण प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिघात का संयोजन होता है, मतलब योग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है? तो जर्मेनियम में 0.7 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। तो पहला जो कथन कर रहा है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, तो सही बात है। ठीक है, दूसरा तुल्यकालिक मोटर में सहायक मोटर परिवर्तन को अवमंदक कुंडली प्रवर्तन पर वरीयता दी जाती है, तो गलत है ये। ठीक है ना, तो पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आच्छादित ध्रुव मोटर किस दिशा में चालित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आच्छादित ध्रुव से क्षारित ध्रुव की दिशा में यानी कि अनसाइडेड पोल से साइडेड पोल की दिशा में जो है चालित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाप शक्ति संयंत्र स्टीम पावर प्लांट में, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे डैश है तो भराया क्या? अति तापन यानी कि सुपर हीटर एक जो है उष्मा विनियमित्र है, जिसमें उष्मा को जो है वो संतृप्त भाप में स्थानांतरित किया जाता है ताकि इसका तापमान बढ़ सके। ठीक है, तो ऑप्शन 1 का सुपर हीटर जो है यहाँ पे रहेगा, सुपर हीटर और सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती मात्रा की कला धनात्मक है, इसका अर्थ है कि उस मात्रा में दोस्तों t बराबर 0 पर कोई धनात्मक तात्क्षणिक मान है। अगला प्रश्न है कि तुल्यकालिक मशीन में कुंडलन चालक यानी कि वाइंडिंग कंडक्टर्स किससे बने होते हैं? तो तांबे से बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति इकाई प्रणाली में किसी मात्रा के पर यूनिट मान की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन बी समान इकाई में किसी मात्रा के वास्तविक मान और मात्रा के आधार मान का अनुपात। याद रखिएगा, पर यूनिट मान का परिभाषा क्या है? समान इकाई में किसी मात्रा के वास्तविक मान और मात्रा के आधार मान का अनुपात होता है। ठीक है, रियल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भाप शक्ति संयंत्र में यांत्रिक प्रवाह मैकेनिकल ड्रॉट का एक वैध लाभ नहीं है? तो ऑप्शन डी चालन और रखरखाव की लागत कम होती है। तो ये लाभ नहीं है क्योंकि चालन और रखरखाव की लागत अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि शून्य विस्पंद आवृत्ति मीटर का प्रचालन पर आधारित है। तो ऑप्शन डी हेटेरोडाइन सिद्धांत पर जो है वो आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि 3 कला प्रेरण मोटर के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही अथवा गलत है। ठीक है, तो पहला कथन है कि अधिकतम बलाघूर्ण का परिमाण घूर्णक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, सही बात है। क्वेश्चन जो 2 है कथन, जिस स्लिप पर अधिकतम बलाघूर्ण होता है वह घूर्णक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों कथन जो हमारे क्या होते हैं? सही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको निकालना है, न्यूमेरिकल है, इसको निकालेंगे तो 12 चालक प्रति ध्रुव आएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन परिपथ वियोजक यानी कि कौन सर्किट ब्रेकर के लिए इस्तेमाल की जा रही गैस का वांछनीय गुण नहीं है? तो ऑप्शन बी निम्न उष्मीय चालकता। ठीक है, ये गुण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य कितने फ्रीक्वेंसी के विद्युत प्रघात धाराओं पर अधिक असुरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कि लाइनों के निष्पादन का अर्थ लाइनों के दक्षता और नियमन का निर्धारण है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, दक्षता और नियमन का निर्धारण। अगला प्रश्न देखते हैं कि डीसी जनरेटर में सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के लिए दिक् परिवर्तक अंतराल होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 1 होता है। ठीक है, आइए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, राख प्रस्तन यानी कि आर्स हैंडलिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाप बिजली संयंत्र में एयर प्रीहीटर का कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रिप गैसों से गर्मी निकालता है और इनपुट वायु को गर्म करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने देखा 60 यानी कि 60 किया पूरा मिलाकर 50 क्वेश्चन हमने देखा हुआ इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।